नमस्कार, आप देख रहे हैं हर्पल न्यूज और मैं हूं आपके साथ तनु बालियान। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे कुछ अहम खबरों के साथ। हरियाणा में सिंगू बॉर्डर पर चल रहे किसान आंदोलन के बीच एक और किसान की मौत हो गई है। आपको बता दें, किसान का शव बॉर्डर पर ही नीम के पेड़ से लटका हुआ मिला है। वो पंजाब के जिला फतेहगढ़ साहिब का रहने वाला था और काफी समय से आंदोलन से जुड़ा हुआ था। कुंडली थाना पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर कार्रवाई शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार बीकेयू सिद्धपुर से जुड़े पंजाब के फतेहगढ़ साहिब की तहसील अमलोह के गांव रुड़की निवासी 45 वर्षीय गुरप्रीत सिंह पिछले काफी समय से सिंगू बॉर्डर पर अपने साथियों के साथ ट्रॉली में ठहरा हुआ था। दिवाली से पहले उसके साथी घर लौट गए थे। उसके बाद से ही वो ट्रॉली में अकेला रह रहा था। बुधवार सुबह बॉर्डर पर आंदोलन में शामिल अन्य किसानों ने देखा कि एक व्यक्ति का शव हुड्डा सेक्टर में अंसला सुशांत सिटी से आगे नांगल रोड पर पार्कर मॉल के पास एक नीम के पेड़ पर रस्सी से लटका हुआ है। इसकी सूचना कुंडली थाना पुलिस को दी गई। पुलिस ने शव को पेड़ से उतारकर अपने कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया है। पुलिस उसके आसपास अन्य ट्रॉलियों पर रहने वाले किसानों से भी जानकारी जुटा रही है। पुलिस ने परिजनों को इसकी जानकारी दे दी है। पुलिस इस बात का पता लगाने में जुटी है कि आखिर हत्या हुई या फिर उसने आत्महत्या की है। छठ महापर्व पर हरियाणा की चीफ पोस्ट मास्टर जनरल रंजू प्रसाद का नया गाना कई से करी बरत त्योहार रिलीज हुआ है। खुद की आवाज में छठ पूजन पर ये उनका 8वां गीत है। 2 दिन पहले रिलीज किए गए गाने को अब तक 6000 लोग पसंद कर चुके हैं। ये गीत छठ महापर्व में पूजन और रीति रिवाज पर आधारित है। गाने का शौक रखने वाली रंजू प्रसाद की यूट्यूब पर सैकड़ों वीडियो हैं, जिसमें से अधिकतर गाने की है जो उनके द्वारा अलग अलग त्योहारों को लेकर गाए गए हैं। रंजू प्रसाद ने बताया कि इस वीडियो की शूटिंग 1 माह पहले पंचकुला, मनसा देवी, जिंद व अन्य जगह पर हुई है। 4 से 5 दिन चली शूटिंग के दौरान छठ मैया के पूजन के लिए पूरा घाट सजाया गया था। विधि विधान से पूजा अर्चना भी दर्शाई गई है। इससे पहले भी उनके गानों को बेहद पसंद किया गया है। आपको बता दें कि रंजू प्रसाद ऑफिसर्स ऑफ इंडियन पोस्टल सर्विस में अधिकारी है। लॉ के साथ साथ वोकल एजुकेशन में ग्रेजुएशन की है। इसके अलावा पोस्ट ग्रेजुएट इन पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशन में रही। रंजू प्रसाद ने कहा कि संगीत उन्हें विरासत में मिला है। स्कूल समय से ही पढ़ाई के साथ साथ संगीत की कक्षाएं भी अटेंड करती रही हैं। मुंबई में क्रूज ड्रग केस को लेकर समीर वानखेड़े पर लगातार हमला कर रहे नवाब मलिक ने बुधवार को फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। आज उनके निशाने पर राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस थे। मलिक ने कहा कि फडणवीस की सरकार में जाली नोट चलाने वाले लोगों को संरक्षण मिला था। इन लोगों के तार दाऊद से भी जुड़े थे। मलिक ने कहा, 8 नवंबर 2016 को जब नोटबंदी हुई तो मोदी जी ने कहा था कि बड़े पैमाने पर जाली नोट खत्म करने के लिए हम नोटबंदी का काम कर रहे हैं। नोटबंदी हुई तो हर देश के हर हिस्से में जाली नोट पकड़े जाने लगे, लेकिन महाराष्ट्र में एक भी जाली नोट का मामला सामने नहीं आया। देवेंद्र जी के प्रोटेक्शन में महाराष्ट्र में जाली नोटों का खेल चल रहा था। आपको बता दें, 8 अक्टूबर 2017 को बीकेसी में डायरेक्टर एंटी-विजिलेंस रिव्यू ने एक छापेमारी की, जिसमें 14 करोड़ 96 लाख के जाली नोट पकड़े गए। फडणवीस ने इशारों में जॉर्ज बॉनेट शो की कुछ लाइनों को ट्वीट कर नवाब मलिक जवाब दिया है। उन्होंने लिखा, मैंने काफी समय पहले पढ़ा था, कभी सुअर से नहीं भिड़ना चाहिए, आप मैले हो सकते हैं। हालांकि सुअर को ये पसंद आता है। इसके माध्यम से पूर्व सीएम ये कहना चाहते थे कि कीचड़ में पत्थर नहीं फेंकना चाहिए। पाकिस्तानी एक्टिविस्ट और नोबेल शांति पुरस्कार विजेता मलाला यूसुफजई ने ब्रिटेन में निकाह कर लिया है। मलाला ने असर नाम के एक शख्स के साथ निकाह किया है। मलाला ने सोशल मीडिया पर अपने निकाह की तस्वीरें भी शेयर की है। इसमें उनके माता पिता भी दिख रहे हैं। मलाला ने लिखा, आज मेरे जीवन का एक अनमोल दिन है। असर और मैं जीवन भर एक दूसरे का साथ निभाने के लिए शादी के बंधन में बंध गए हैं। हमने मरगिल में अपने घर पर अपने परिवार के साथ एक छोटा सा निकाह समारोह किया है। हम आगे की यात्रा के लिए एक साथ चलने के लिए उत्साहित हैं। हमें आपकी शुभकामनाओं की ज़रूरत है। लड़कियों की पढ़ाई के हक में आवाज़ उठाने वाली मलाला पाकिस्तान के स्वात घाटी की रहने वाली है। 9 अक्टूबर 2012 को स्कूल बस में जाते हुए तालिबान ने मलाला के सिर में गोली मार दी थी। तब उनकी उम्र सिर्फ 15 साल थी। गंभीर हालत को देखते हुए मलाला को इलाज के लिए ब्रिटेन ले जाया गया। वहाँ सर्जरी के बाद उसकी जान बच सकी। ब्रिटेन स्थित पाकिस्तानी दूतावास
में उनके पिता को नौकरी भी दी गई। लड़कियों की शिक्षा की समर्थक पाकिस्तानी स्कूली लड़की मलाला यूसुफजई ने आई एम मलाला नाम से आत्मकथा लिखी है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कभी पाकिस्तान के पिछड़े इलाके में रहने वाली मलाला को इसके लिए $3 मिलियन मिले थे। आई एम मलाला को ब्रिटेन के विंडेनफील्ड एंड निकोलसन ने पब्लिश किया था। ये किताब 8 अक्टूबर 2013 को पब्लिश हुई थी। तमिलनाडु में बीते 4 दिनों से भारी बारिश ने तबाही मचा दी है। निचले इलाकों में पानी भर गया है और सड़कें तालाब जैसी नजर आ रही हैं। बुधवार को इंडियन मेट्रोलॉजिक एंड डिपार्टमेंट ने कुड्डमूर, विलमपुरम, शिवगंगा, रामनाथपुरम और करलाईकन में रेड अलर्ट जारी किया। बंगाल की खाड़ी के ऊपर बना लो प्रेशर एरिया जल्द ही डिप्रेशन में बदल सकता है। ऐसे में पूरे तमिलनाडु और पुडुचेरी में बारिश का अनुमान है। जेलों में स्थानीय अवकाश घोषित। राज्य सरकार ने भारी बारिश के पूर्व अनुमान के मद्देनजर 9 जिलों चेन्नई, कांचीपुरम, तिरुवल्लुर, चेंगुपुडु, कुडालोर, नागापट्टिनम, तंजावुर, तिरुवरुर और मयिलादुथुराई में 10 और 11 नवंबर को लोकल हॉलिडे घोषित किया है। कोयम्बटूर के स्कूलों को भी आज बंद कर दिया गया है। साथ ही आपको बता दें, लगातार हो रही बारिश ने कई जिलों में लोगों की समस्याओं को बढ़ा दिया है। सड़कें पानी से लबालब है। कई जगहों पर बारिश का पानी लोगों के घरों में 2-2 फीट तक जमा हो गया है। राजस्थान के बाड़मेर जिले के जोधपुर नेशनल हाईवे पर भंडियावास गांव में बुधवार को बस और ट्रक की जबरदस्त भिड़ंत हो गई। संस्कार स्कूल के पास हुई आमने सामने की टक्कर के बाद बस और ट्रैक्टर में आग लग गई। आग में 8 लोग जिंदा जल गए। हादसा सुबह 10:30 बजे हुआ। शुरुआत में 5 लोगों की मौत की खबर आई, लेकिन बाद में जिले के एसपी ने 3 और मौतों की पुष्टि की है। हादसे में बस और ट्रैक्टर दोनों वाहनों के कुल 23 लोग घायल हुए हैं। सभी को बालोतरा के अस्पताल ले जाया गया है। सूचना के बाद पचपदरा, बालोतरा और रिफाइनरी की फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची। 3 दमकलों ने आधे घंटे में दोनों वाहनों में लगी आग पर काबू पाया। बस में सफर कर रहे एक पैसेंजर ने बताया कि बालोतरा से जोधपुर जा रही बस में 20 से 25 सवारियां बैठी थी। हाईवे पर ट्रैक्टर गलत साइड से आकर बस से भिड़ गया। इससे बस ने तुरंत ही आग पकड़ ली। बस ने 10-12 सवारियों को निकालकर बालोतारा अस्पताल ले जाया गया है। आग इतनी तेज थी कि आग बुझाने के लिए तीनों दमकलों ने 2-2 फेरे किए। घटना की जानकारी मिलने के बाद जहां पचपदरा थाना अधिकारी प्रदीप डांका मौके पर पहुंच गए, तो एसपी दीपक भार्गव और जिला कलेक्टर लोकबंधु भी घटनास्थल पर मौजूद है। संभागीय आयुक्त डॉक्टर राजेश शर्मा, प्रभारी मंत्री सुखराम बिश्नोई, पचपदरा एमएलए मदन प्रजापत भी मौके पर पहुंच गए हैं। 8 नवंबर से शुरू हुआ छठ पर्व का आज दिन खास है। आज छठ पर्व का तीसरा दिन है। इसे डाला छठ के नाम से भी जाना जाता है। आज डूबते हुए सूर्य को अर्घ दिया जाता है। मंगलवार की रात खरना का प्रसाद खाने के बाद से व्रती निर्जला उपवास कर रहे हैं। अर्घ्य के वक्त घाट में हजारों की भीड़ जुटेगी। इसके प्रशासन द्वारा सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। महापर्व के दूसरे दिन मंगलवार को छठी माता को खरना प्रसाद का भोग लगा। व्रतियों के घर खरना प्रसाद लेने के लिए लोग पहुंचे। देर रात तक व्रतियों के घर खीर का प्रसाद लेने के लिए लोगों के पहुंचने का सिलसिला चलता रहा। तीसरा दिन शाम को बांस की टोकरी में फलों, ठेकुआ, चावल के लड्डू आदि से अर्घ का सूप सजाया जाता है, जिसके बाद व्रती अपने परिवार के साथ सूर्य को अर्घ देती है। इसके साथ ही चौथे दिन सुबह उगते हुए सूर्य को दूसरा अर्घ दिया जाता है और अर्घ देने के बाद व्रत का पारण किया जाएगा। बड़ी संख्या में लोगों ने अपने घर के आंगनों, बगीचों और छतों पर भी सूर्य को अर्घ देने के लिए पानी जमा किया है। इसी पानी में उतरकर व्रती फलों से भरा सूप उठाएंगे और सूर्य को अर्पित करेंगे। ये इस भावना के साथ है कि जिस सूर्य ने हमें अन्न दिया, हमें सबसे पहले उसे श्रद्धा भाव के साथ अर्पित कर रहे हैं। पूरे अनुशासन के साथ, निर्जला की सात्विकता के साथ इस मायने में एक प्रकृति पर्व है। समाज की हर जाति के सम्मान के साथ है। सूर्य से सीधे जुड़ने के साथ ही बीच में कोई माध्यम नहीं है। त्रिपुरा में निकाय चुनावों में सत्तारूढ़ भाजपा ने कुल 334 सीटों में से 112 सीटों पर निर्विरोध जीत हासिल की है। चुनाव अधिकारी ने बताया कि सोमवार को नामांकन वापस लेने का आखिरी दिन था और जांच की तारीख 5 नवंबर तय की गई थी। अधिकारी ने कहा कि विपक्षी माकपा के 15, तृणमूल कांग्रेस के 4, कांग्रेस के 8, एआईएसएफबी के 2 और 7 निर्दलीय उम्मीदवारों सहित 36 उम्मीदवारों ने सोमवार को अपना नामांकन वापस ले लिया था। शेष 222 सीटों के लिए कुल 795 उम्मीदवार मैदान में हैं, जिसके लिए 25 नवंबर को मतदान होना है। राज्य भर में अगरतला नगर निगम,
13 नगर परिषद और 6 नगर पंचायतों सहित शहरी स्थानीय निकायों में कुल मिलाकर 334 सीटें हैं। 7 नगर निकायों अम्बासा नगर परिषद, जिरानिया नगर पंचायत, मोहनपुर नगर परिषद, रानी बाजार नगर परिषद, विशालगढ़ नगर परिषद, उदयपुर नगर परिषद और संतर बाजार नगर परिषद में कोई विपक्षी उम्मीदवार नहीं है। माकपा के राज्य सचिव जितेंद्र चौधरी ने आरोप लगाया कि भाजपा द्वारा आश्रय लिए हुए गुंडों द्वारा किए जा रहे आतंक के कारण उनके उम्मीदवारों को अपना नामांकन वापस लेने के लिए मजबूर किया गया था। राज्य में हिंसा नगर निकाय चुनाव के कार्यक्रम की घोषणा से काफी पहले शुरू हो गई थी। हमारी पार्टी के कई कार्यकर्ताओं पर हमला किया गया और 5 नगर परिषदों और 2 नगर पंचायतों में हमारे उम्मीदवार अपना नामांकन दाखिल नहीं कर सके। उन्होंने संवाददाताओं से कहा कि भाजपा के गुंडों ने एक अभूतपूर्व आतंक मचाया हुआ है। त्रिपुरा में अपना आधार बढ़ाने की कोशिश कर रही टीएमसी ने कहा था कि वह उत्तर पूर्वी राज्य में निकाय चुनाव लड़ेगी। नगर निकाय चुनाव में कुल 5,94,772 मतदाता वोट डालने के पात्र है और शहरी क्षेत्रों में महिला मतदाताओं की संख्या पुरुष मतदाताओं से अधिक है। असम में गुवाहाटी उच्च न्यायालय के आदेश के बाद होजाई जिले के लुमडिंग सुरक्षित वन्य क्षेत्र से अतिक्रमणकारियों को हटाने का 2 दिवसीय अभियान खत्म हो गया है। प्रशासन के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि बेदखल व्यक्तियों के एक समूह और न्याय पाने में मदद करने का वादा करने वाले एक व्यक्ति के बीच हाथापाई को छोड़कर ये अभियान शांतिपूर्ण रहा। दारंग जिले के गोरकोटे इलाके में असम सरकार द्वारा एक विवादास्पद अतिक्रमण रोधी अभियान के 1.5 महीने बाद बेदखली अभियान शुरू हुआ। अभियान में 12 साल के लड़के के साथ 2 लोगों की मौत हुई थी। घटना में घायल हुए 20 लोगों में कई पुलिसकर्मी भी शामिल थे। अधिकारी ने बताया कि जंगल के कमरपानी और बेतनाला क्षेत्रों में चलाए गए अभियान के पहले चरण में सोमवार को 562 और मंगलवार को 108 घरों को गिराकर कुल 670 परिवारों को खाली कराया गया है। अधिकारी ने कहा कि होजाई जिला प्रशासन ने अतिक्रमण हटाने के लिए हाथियों, खुदाई करने वाले और ट्रैक्टरों को लगाया है। निकाले गए लोगों ने सोमवार को दावा किया था कि उन्होंने फरार जमीन दलालों से वन भूमि खरीदी है। होजाई के उपायुक्त अनुपम चौधरी ने कहा कि जिला प्रशासन द्वारा वन को अतिक्रमण मुक्त करने के उच्च न्यायालय के आदेश के बारे में परामर्श के बाद पिछले कुछ दिनों के दौरान अधिकांश लोग अपने सामान के साथ अपने घर छोड़ गए थे। आर्मी चीफ जनरल MM नरवाणे ने पाकिस्तान और चीन के साथ भारत के सीमा विवाद को देखते हुए सशस्त्र बलों के क्षमता विकास को राष्ट्रीय अनिवार्यता बताया और कहा कि विश्व संहारी पौधा गाड़ियां आधुनिक दुनिया के चरित्र में तेजी से बदलाव रही है। उन्होंने कहा कि इसलिए आधुनिक युद्ध की चुनौतियों का सामना करने के लिए शैक्षणिक ताकत को ऑपरेशनल समझ के साथ समृद्ध करने की जरूरत है। मंगलवार को भारतीय सेना ने गांधीनगर स्थित राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय और भास्कराचार्य राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुप्रयोग और भू सूचना विज्ञान संस्थान के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। ये कार्यक्रम गांधीनगर के RRU परिसर में आयोजित किया गया था। रक्षा मंत्रालय के मुताबिक ये समझौता ज्ञापन भौगोलिक सूचना प्रणाली, परीक्षण सामग्री और तकनीकी सहायता में विकास में सुविधा प्रदान करेगा। इस मौके पर जनरल नरवाणे ने कहा, विध्वंसकारी प्रौद्योगिकियों आधुनिक दुनिया के चरित्र को पहले से कहीं ज्यादा तेजी से बदल रही है। हमने दुनिया भर में हालिया संघर्षों में इन प्रौद्योगिकियों के निर्णायक प्रभाव को देखा है। हमारे 2 पड़ोसियों के साथ पाकिस्तान और चीन में हमारी सक्रिय और विवादित सीमाओं को देखते हुए सशस्त्र बलों की क्षमता का विकास एक राष्ट्रीय अनिवार्यता है। सेना प्रमुख ने आगे कहा कि अन्य देशों के साथ विशिष्ट प्रौद्योगिकियों पर निर्भरता विशेष रूप से संघर्ष के समय में महत्वपूर्ण कमजोरियां पैदा करती है और बिसाग-N के साथ भारतीय सेना का सहयोग इन चुनौतियों का समाधान अंदरूनी तरीके से करने की दिशा में एक लंबा रास्ता तय करेगा। मजलिस पार्क कॉरिडोर के यमुना विहार और भजनपुरा स्टेशनों के बीच निचले डेक पर फ्लाईओवर जबकि ऊपर के हिस्से में मेट्रो लाइन के इंटीग्रेटेड डिजाइन के निर्माण के लिए केजरीवाल सरकार ने 220.10 करोड़ रुपए की मंजूरी दे दी है। इस परियोजना में मेट्रो लाइन, फ्लाईओवर के साथ सबवे के निर्माण का भी प्रस्ताव है।
लोक निर्माण विभाग और दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन की संयुक्त पहल से इस परियोजना पर होने वाले खर्च में करीब 180 करोड़ रुपए की बचत होगी। उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि हम कम समय में कम खर्च और कम क्षेत्र में तैयार होने वाला ये प्रोजेक्ट खुद में अनूठा होगा। इससे आवागमन में सहूलियत बढ़ जाएगी और दिल्ली के विकास में भी इस परियोजना की अहम भूमिका होगी। मंगलवार को उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की मौजूदगी में व्यय और वित्त समिति की बैठक में यह निर्माण लिया गया। उप मुख्यमंत्री ने बताया कि 1447 मीटर लंबे और 20 मीटर चौड़ाई वाले इस फ्लाईओवर पर 6 लेन होगी। करावल नगर और गोंडा चौक पर 2 क्रॉसिंग होगी ताकि वाहनों की आवाजाही आसानी से हो सके। ट्रैफिक की समस्या को खत्म करने के साथ ही इससे सड़क की मौजूदा क्षमता में भी बढ़ोतरी होगी। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि ये प्रोजेक्ट दिल्ली की तरक्की के लिए अहम साबित होगा। डीएमआरसी और पीडब्ल्यूडी के इस संयुक्त प्रयास से फ्लाईओवर के निर्माण में करदाताओं के करीब 140 करोड़ रुपए जबकि मेट्रो निर्माण में 40 करोड़ रुपए सहित कुल 180 करोड़ की बचत होगी। पहले इस फ्लाईओवर के निर्माण और इससे जरूरी बुनियादी सुविधाओं के विस्थापना पर 359.70 करोड़ रुपए की लागत थी। इंटीग्रेट डिजाइन से 140 करोड़ रुपए की बचत के बाद इसकी लागत 220.10 करोड़ रुपए रह गई। 1447 मीटर के मेट्रो लाइन की लागत भी 105 करोड़ से घटकर 67 करोड़ रह गई। इससे करीब 40 करोड़ रुपए बचेंगे। सिसोदिया ने कहा कि इस प्रोजेक्ट से न केवल जनता की टैक्स के पैसों की बचत होगी बल्कि सघन आबादी वाले इस क्षेत्र में जमीन का बेहतर इस्तेमाल भी होगा। 2 वर्ष में इस परियोजना को पूरा किया जाएगा। निर्माण पूरा होने से आसपास के क्षेत्र की जनता को लंबे ट्रैफिक जाम से नहीं जूझना पड़ेगा और समय की भी बचत होगी। फ्लाईओवर और मेट्रो का ये एकीकृत मॉडल पर्यावरण की दृष्टि से भी बेहतर साबित होगा। नेवी की सबमरीन की गोपनीय जानकारी लीक करने के मामले में गिरफ्तार किए गए नेवी के मौजूदा और रिटायर्ड अफसरों के खिलाफ ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट लग सकता है। इसके लिए सीबीआई ने भारत सरकार से अनुमति मांगी है। जानकारी के मुताबिक इस मामले में गिरफ्तार हुए एक आरोपी की जमानत याचिका पर मंगलवार को सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान सीबीआई ने आरोपियों की जमानत अर्जी का विरोध किया। एजेंसी ने कहा कि सबमरीन की गोपनीय जानकारी लीक करने का मामला राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा है। ऐसे में दर्ज एफआईआर में ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट सेक्शन जोड़ने के लिए भारत सरकार से अनुमति मांगी गई है। आपको बता दें कि इस मामले में सीबीआई ने 2 अलग अलग चार्जशीट दाखिल की थी। ये दोनों चार्जशीट 2 नवंबर को फाइल की गई थी। पहली चार्जशीट रिटायर्ड नेवी अफसर एसजे सिंह और रिटायर्ड कमांडर रिटायर्ड रणदीप सिंह के खिलाफ जारी की गई। आरोप है कि दोनों ने नेवी के एक अलग प्रोजेक्ट की जानकारी लीक की। सीबीआई का कहना है कि ये सीक्रेट लीक करने के लिए रणदीप को 2.40 करोड़ रुपए मिले थे, जिसमें से 2.9 करोड़ रुपए ट्रैप मनी थे जो रणदीप एसजे सिंह को दे रहा था। वहीं दूसरी चार्जशीट 6 लोगों के खिलाफ की गई। उसमें एसजे सिंह और रणदीप सिंह के साथ ही 2 सेवारत कमांडर अजीत कुमार पांडे और जगदीश कुमार का नाम भी शामिल है। इसके अलावा हैदराबाद की प्राइवेट कंपनी में काम कर रहे एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर टीपी शास्त्री, एनवी राव और के चंद्रशेखर भी इस केस में आरोपी है। इस मामले में 19 जगह सीबीआई ने सर्च की थी। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हर्पल न्यूज़।